नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं पार्ट 7 और इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो कवर किया जा चुका है। इसमें एक साल का करंट अफेयर्स को कवर करते हुए एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका स्टैटिक पोर्शन से भी कवर करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन के कौन कौन इसमें शामिल नहीं है, विजन में कौन कौन से शामिल नहीं। तो जानते हैं कि केंद्रीय बजट यही पेश किया गया था 1 फरवरी 2025 को। 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण जो भारत के वित्त मंत्री हैं, साथ साथ ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी हैं। तो कह रहा है तो कि बजट के बारे में जानते हैं कि कहाँ ये कौन से आर्टिकल में दिया है। तो आर्टिकल 112 में दिया गया है। आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन बजट कहीं भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है पूरे संविधान में। और यहाँ पे इसके जगह क्या किया गया है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, जिसका मतलब क्या हुआ? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सब याद रखना है आपको कि इसमें कोई भी बजट का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया भारतीय संविधान में। और भी बढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है विजन की बात कर रहा है। तो विजन इसमें मुख्य रूप से क्या है? तो इसमें किसान, महिला, गरीब और युवा का विकास करना है। इसका ये मुख्य है जो क्या इसका विजन करना है। इसी के आधार पे क्या क्या बहुत सारी योजनाएं लाए गए हैं जो बजट में दिए गए हैं। तो पहला है कि आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी दी गई है, यानी कि 70% महिलाओं को क्या तो इकोनॉमिक है जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। इसमें किसी वजह से स्टार्टअप फंडिंग हो गया, उसमें कुछ फंडिंग दे करके उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास करना है। तो ये शामिल इसमें नहीं है। साथ साथ इसमें शून्य गरीबी यानी गरीबी को कम करना, इसका ये भी लक्ष्य है, इसका ये विजन है। साथ साथ इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, बेटर हेल्थ केयर की है जो सुनिश्चितता प्रदान करना, जिसके लिए जानते हैं कि आरोग्य मिशन की भी है जो शुरुआत की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किसान, महिला, गरीब और युवा को इसमें शामिल किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो सब लक्ष्य आपको याद रखना है कि केंद्रीय बजट का लक्ष्य क्या है? तो सबका विकास इसका इस बार का लक्ष्य रखा गया। सबका विकास, सबका विकास यानी कि सारे क्षेत्रों में विकास करना है। साथ साथ किसान, महिला, गरीब, युवा सभी को विकास के श्रेणी में इसको लाकर रखना है। तो इस तरह से किया गया है। और साथ ही साथ इसमें किसान के देख लेते हैं। तो पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की गई। पीएम धन धान्य योजना, पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की गई। ये केंद्रीय बजट 2025-26 में इसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स को, किसानों को क्या तो इस तरह से सुविधा प्रदान की जाएगी, इसके द्वारा फंडिंग वगैरह दी जाएगी। साथ साथ इसमें वैसे 100 के आसपास है जो क्या अनडेवलप्ड एरियाज है जो कृषि से जूझ रहे हैं, यानी कि कृषि उसकी उत्पादकता हो सकती है, बढ़ सकती है। वैसे जो अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं लैंड, उसको क्या करना है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना है। इसमें 100 वैसे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और जानते हैं कि पहली बार कब? तो स्वतंत्रता के बाद भारत का सबसे पहली बार केंद्रीय बजट पेश किया गया था। 1947 में पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, और ये 2017 तक क्या हुआ? तो इसमें केंद्रीय बजट और रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग, रेल और प्लस आम बजट दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2017 के बाद क्या हुआ? तो 2017 के बाद है जो अब दोनों एक साथ, दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्या मिला दिया गया, और केंद्रीय बजट और आम बजट को एक साथ ही पेश किया जाने लगा। तो ये सब कुछ चीजों को याद रखते हुए चलना है। 2 बार बीपीएससी और 1 बार बिहार दरोगा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल कौन कौन से हैं, इस पे विचार करना है और इसमें सही उत्तर है जो चुन के बताना है। ठीक है, तो इसमें कृषि को शामिल किया गया है। साथ ही साथ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को शामिल किया गया है। इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया गया है, निवेश को शामिल किया गया है, और इसमें निर्यात को भी शामिल किया गया। यानी कि ऐसे प्रमुख 4 क्षेत्र हैं जिसमें सरकार काम करेगी आगे आने वाले क्षेत्र में, और इसमें प्राथमिकता देगी। यानी प्रायोरिटी वाले सेक्टर ये है कि कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया, निर्यात हो गया। जैसे हमने बताया कि इसमें पीएम धन धान्य योजना हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, ये सब सारे स्कीम्स लाए गए हैं जो कृषि से संबंधित है।
ठीक है, एमएसएमई के लिए और अधिक फंडिंग देने की बात करता है। तो इस तरह से इसमें शुरू किया गया है। इसमें अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया है, तो 5 जहां भी है वो कट जाएगा। 5 दिए गए 3 ऑप्शन में 5 है तो कट गया, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर सही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और असम में एक यूरिया संयंत्र की भी स्थापना किया गया। असम में बजट में यह घोषणा किया, असम में यूरिया संयंत्र है जो स्थापित किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूरिया संयंत्र अभी हाल ही में कहाँ है जो स्टैब्लिश किया गया, तो असम में किया गया है। कहाँ? असम में किया गया है। और जल जीवन मिशन के जो टारगेट है, जल जीवन मिशन को टारगेट जो पहले था 2024, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 2024 से 2028 तक कर दिया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया? आपको ध्यान रखना है कौन सा पूछा है, इसमें शामिल किया गया है और इसे किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें मसूर को शामिल किया गया है, उड़द भी शामिल है, इसमें तुअर और इसे तूर या अरहर भी कहते हैं, ये दोनों ऑप्शन में रह सकता है, तो ये दोनों सही है। बाकी इसमें मूंग को शामिल नहीं किया गया है। और जानते हैं कि विश्व स्तर पे भारत है, जो भारत का स्थिति देखें, भारत की स्थिति दाल के क्षेत्र में, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है जो पूरा ग्लोबल यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी का जितना प्रोडक्शन होता है पूरे संसार का, उसमें अकेले 25% ये अकेला प्रोडक्शन करता है, यानी 1/4 करता है। क्या? 25% अकेले इंडिया प्रोडक्शन करता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा क्या है? तो ये खाने वाला, यानी कि क्या? तो खपत भी करने वाला सबसे ज्यादा है। तो खपत के मामले में भी सबसे ज्यादा है कौन? तो भारत ही सबसे ज्यादा खपत के मामले में भी सबसे ज्यादा है। और आयात के मामले में 14%, यानी ये 27% क्या करता है? तो पूरे वर्ल्ड का जितना है उसका ये खपत भी कर लेता है। और साथ साथ 14% अपना भी खाता है, दूसरों से खरीद के भी खाता है, और साथ साथ 14% फिर आयात भी करता है। भारत की स्थिति है जो काफी है, जो इसलिए दाल के क्षेत्र में नाजुक है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2029 तक क्या करना है? तो ये दाल के जो निर्यात हो रहा है दूसरे कंट्री से, जैसे कि कंट्री हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ये सब सारी प्रमुख कंट्री है जहां से भारत क्या करता है? दाल का निर्यात करता है। तो उसको 2029 तक क्या करना है? कम कर देना है या खत्म कर देना है। ये सरकार का लक्ष्य है कि जो भी दाल दूसरे देशों से आ रहा है उसको खत्म करने का यह लक्ष्य रखा है। कब तक? 2029 तक। तो इस तरह से दाल के लिए और भी योजनाएं भी सरकार ला रही है कि दाल को किस तरह से एमएसपी से भी जोड़ रही है, तो इस तरह से दाल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जिस कारण से भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। ठीक है, और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा भारत में कौन प्रोडक्शन करता है? तो एमपी, मध्य प्रदेश है जो पहला स्थान है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। दूसरा है जो मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा राजस्थान हो गया जो सबसे ज्यादा इस तरह से प्रोडक्शन करता है। किसका? तो दाल का करता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल कौन से कथनों, जो निम्न कथन है उस पर विचार करना और बताना है कौन से कथन दिए गए, इसमें क्या है, तो इसमें सही कथन कौन कौन से है ये ध्यान रखना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा का विस्तार 3 लाख से बढ़कर कितना हो गया? तो ये 4 लाख नहीं, कितना? तो ये 5 लाख हो गया। क्या? तो रुपीज 5 लाख कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपया बढ़ाकर कर दिया। केसीसी की बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, तो किसान क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से कब स्टार्ट होता है? 1998 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और कौन स्टार्ट करता है? तो ये किसके सरकार में? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल वाजपेयी के सरकार में यह शुरू किया जाता है। कब? 1998 में। ठीक है, और किसके सहयोग से? तो ये नाबार्ड के सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से इसको स्टार्ट किया जाता है। और सेंट्रल जो ये कॉमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसके द्वारा, जैसे आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, जो पीएनबी के छोटे से उसके सहयोगी है, और उसके द्वारा ये नाबार्ड के द्वारा क्या, तो किसानों को वित्त पोषण करने की सुविधा प्रदान करती है, यानी कि छोटे छोटे लोन या 1 लाख 2 लाख के आसपास का लोन का सुविधा उपलब्ध कराने लगा। कौन? ये नाबार्ड। और ये किसके कमिटी, कौन सा समिति है जो रिकमेंडेशन दिया था? तो आरवी गुप्ता कमेटी, आरवी गुप्ता कमेटी ने यह
रिकमेंडेशन दिया ये क्या करना चाहिए, तो इस तरह से एक केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू करना चाहिए, ताकि किसान क्या करे, तो अपने फसल का बीज खरीद सके और उसको लोन है जो इजी लोन सस्ते दर पे मिल सके। दूसरा है स्टार्टअप्स को के लिए फंड ऑफ फंड्स के तहत कितना 8,000 करोड़ का फंड रखा गया है। तो ऐसे ही आपको फंसाया जाएगा कि स्टेटमेंट में कुछ शब्द को गलत दे दिया जाएगा और उसमें दिखाया जाएगा कि कौन से सही है। तो इसमें 8,000 करोड़ नहीं, क्या तो 10,000 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। क्या 10,000 करोड़ रुपया इसमें है जो फंड ऑफ फंड्स में दिया गया है स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत 2029 तक नहीं 2028 तक, कहा 2028 तक ग्रामीण परिवारों को 100% कवरेज प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख नए उद्यमियों के लिए कितना, तो 1.5 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण भी देने का प्रावधान किया गया, लेकिन 1.5 करोड़ नहीं, क्या तो 2 करोड़ रुपया, क्या 2 करोड़ रुपए तक है जो सावधि ऋण तक छूट दी गई है। इस तरह से नए उद्यमियों के लिए 5 लाख नए उद्यमियों को जोड़ा गया है। इसमें महिलाएं हो सकती है, SC ST या OBC के इसमें है जो इसमें शामिल हो सकते हैं और उसको इस तरह से फंडिंग दी जाएगी। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है, तो ये 4.9% है। क्या 4.9% क्या है 2024-25 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो 4.9%। और भारत सरकार का जो टारगेट है, RBI का जो टारगेट है कितना कि इन्फ्लेशन कितना रखना है महंगाई, तो इसका 4 ± 2% इसको है जो टारगेट में रखना है, यानी कि या तो ये मैक्सिमम 6% जा सकता है या लोअर होके 2%, या इसी के बीच में क्या करना है, तो आपको महंगाई को रखना है, यानी किसी वस्तु की महंगाई क्या, तो उसको उसी अनुसार रखना है। और GDP की जानते हैं जो कैलकुलेशन है, GDP का इन्फ्लेशन को कहाँ से महंगाई को अब कंट्रोल बेस ईयर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये पहले 2011-12 था, लेकिन अब इसको 2011-12 से बढ़ाकर कर दिया गया है कितना, तो 2022-23 कर दिया गया है। 2022-23 ये आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 4.9% इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि IMF और RBI दोनों का लगभग कैलकुलेशन है कि भारत है जो आने वाले वर्षों में है जो तेजी से विकास करने जा रहा है, इसका GDP ग्रोथ है जो इस तरह से बढ़ेगा। और ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यानी कि विश्व का जो महंगाई है उसकी बात करते हैं, तो उसका 5.7% रहा। क्या तो ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना रहा, तो ये रहा 5.7%, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन है वो 5.7% के आसपास ये टारगेट में रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में बताना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और इसमें मुख्य रूप से ये बताना है कौन से देश के द्वारा इस तरह से आर्टिफिशियल रूप से क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह से एक सैटेलाइट या कह सकते हैं आर्टिफिशियल सन बनाना जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा ईस्ट है जो क्या, तो टोकामोक ईस्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो ये चीन के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन ये C का 2 जहां भी मिल जाएगा आपको आंसर टिक देना है, तो इसका B में कट जाएगा और D में कट जाएगा, तो 2 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं, तो K से कोरिया हो जाएगा, K से कोरिया तो दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे B का 3 हो जाएगा, B का 3 यहाँ देख सकते हैं, B का 3 सिर्फ ऑप्शन A में दिया हुआ है, तो ऑप्शन A इस तरह से भी बना सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन न समझ में आ रहा होगा, कुछ आपको हिंट मिल रहा हो, तो वहां से भी बना सकते हैं। ITER, ये ITER किसका है, CPSU क्या है, तो ITER ये फ्रांस का है जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा ये सूर्य से आर्टिफिशियल सन बनाकर क्या, तो कृत्रिम सूर्य बना करके क्या, तो ऊर्जा की उत्पत्ति कर रहा है। क्या कृत्रिम सूर्य बना करके क्या, तो इस तरह से क्या न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से क्या कर रहा है, तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है और ये क्लीन एनर्जी हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, और के स्टार किसका है, तो दक्षिण कोरिया, ईस्ट किसका है, तो CPSU क्या है, तो भारत का है, यानी कि ऑप्शन D का 1 हो जाएगा, D का 1। तो पूछ सकता है ये सब सारे क्या है, एनर्जी से जो प्रक्रिया है किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो ये कौन से देश के द्वारा, तो इसका आंसर ऑप्शन है। इस तरह से याद रखना है कि ITER फ्रांस, के स्टार दक्षिण कोरिया, ईस्ट चीन, CPSU क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के उद्देश्य में कौन कौन से शामिल है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, व्यवसायिक सुगमता का निर्माण करना, यानी क्रिएशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने का जो प्रक्रिया है, जैसे कि
आपने बिजनेस शुरू कर दिया, स्टार्टअप के लिए आपको जमीन कहीं चाहिए, तो जमीन का क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, जल्दी जमीन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि बिजनेस करने वाले अपना है जो निराश होते हैं और वहां से छोड़ भी देते हैं, और साथ साथ उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए इस तरह से सुविधा की जानी चाहिए। और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन या नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत इस तरह को शामिल किया गया कि व्यावसायिक सुगमता होनी चाहिए, उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना चाहिए। साथ साथ रेड टेपिज्म जैसी सुविधा, जो रेड टेपिज्म जैसी मुश्किल होती है, उसको भी खत्म करना है। इसमें समावेशी उत्पादों का निर्माण, उन्नत टेक्नोलॉजी का आयात, एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक सहयोग इसमें शामिल ये उद्देश्यों में नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं केवल एक इसमें शामिल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये मेक इन इंडिया जो बजट मेक इन इंडिया के तहत इस तरह से किया गया, और बजट 2025-26 में भी इसका है जो जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि बजट 2025-26 में इसका बात किया गया है, और इसमें मुख्य रूप से छोटे, मध्यम और बड़े जो उद्योग होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की इसमें बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना ये बजट 2025-26 में लागू किया गया है, इसमें लाया गया है, और इसमें मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना इसका मुख्य मकसद है। और इसमें क्या तो सारे स्कूल और विश्वविद्यालयों में ऐसी उपलब्ध रहेगी जो डिजिटली रूप से क्या बुकों का कलेक्शन रहेगा, और वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में है जो क्या तो उसमें पढ़ सकते हैं, स्कूली में और उच्च शिक्षा में भी ये शामिल रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जीन बैंक से संबंधित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा इसमें कथन है जो सही है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि बजट 2025-26 में भारत के दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की योजना पेश किया गया। ठीक है, तो भारत के दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की योजना कहाँ, तो भारत के ये बजट 2025-26 में किया गया। इसके पहले 1956 में पहले है जो पहले क्या तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ, नई दिल्ली में किया गया था। कब, 1996 में, सॉरी 1996 यहाँ कर लेंगे, 1996 में फर्स्ट न्यू दिल्ली में किया गया था। और दूसरा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना हैदराबाद में 1996 में स्थापित किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, 1996 में किया गया था, और ये दूसरा 2025-26 में बजट में शामिल किया गया है। जिन संरक्षण हेतु एक ही विधि क्रायोजेन बैंक जो -170 डिग्री सेल्सियस से लेकर -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और ये एक ही विधि नहीं, इसमें अलग अलग विधि होती है, जैसे कि क्रायो बैंक या क्रायोजीन बैंक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्रायोजीन बैंक के साथ साथ इसमें फील्ड जीन बैंक भी बनाया जाता है, और उस तरह से जो जीन्स होते हैं उसको इसमें कंजर्व किया जाता है, उसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का भी प्रयोग किया जाता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आपको आगे बढ़ते हुए चलेंगे और जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो सीड वॉल्ट है, सीड वॉल्ट यानी कि बीजों का संरक्षण करने का केंद्र है, वो कहाँ है, तो नॉर्वे में है। कहाँ, नॉर्वे में सबसे बड़ा है। कहाँ, नॉर्वे में सबसे बड़ा है। और बात करते हैं तो ये 1956 में जो बना था, 1996 में न्यू दिल्ली में बना था। तो ये पादप के जो बीज होते हैं उसका ये कंजर्वेशन करने के लिए किया गया था। और इसमें क्या तो इसमें जीन में क्या शामिल होंगे, तो इसमें मनुष्यों के भी जीन्स को भी शामिल किया जाएगा, एनिमल्स के भी जीन को शामिल किया जाएगा, और पादपों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस ध्यान रखना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय पशु जीन बैंक कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु जीन बैंक। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, राष्ट्रीय पशु जीन बैंक कहाँ है, तो ये है करनाल, हरियाणा में। करनाल हरियाणा में है। और डेयरी फैक्ट्री भी यहाँ पे है, कहाँ, करनाल में है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या, तो इसमें दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ओनली एक सही है, केवल एक सही इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य 6000 किस परियोजना का हिस्सा है। तो मत्स्य किस परियोजना का हिस्सा है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि समुद्रयान परियोजना का हिस्सा है। समुद्रयान परियोजना का हिस्सा कैसे, कि डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया। डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया था 2023 में। कब, 2023 में। और इसी में समुद्रयान मिशन भी लॉन्च किया गया था, समुद्रयान मिशन। और इसमें क्या जाना है, तो इसमें लगभग
6000, इसमें फिर ये समुद्रयान मिशन के अंदर ये मत्स्य 6000 एक लाया गया और इसमें 6000 मीटर तक यानी कि लगभग 6 किलोमीटर समुद्र की गहराई में जाना है। और इसमें जो कोबाल्ट हो गया और पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स हो गया उसको है जो क्या उसमें खोज करना है और वहां से जाएंगे। ये इसमें क्या तो 3 यात्री जाएंगे या कह सकते हैं 3 समुद्र यात्री जाएंगे और यहाँ पे 6000 मीटर जाएंगे और लगभग ये 12 घंटे तक नीचे रह सकते हैं और इमरजेंसी कुछ दिक्कत हो गया तो 96 घंटे तक भी अंदर रह सकते हैं, इतना इसकी कैपेसिटी रहेगी। तो ये सब आपको याद रखना है। गगनयान परियोजना की बात करते हैं तो इसमें 3 यात्रियों को चुना जाएगा और इसमें अर्थ के लोअर ऑर्बिट में कितना तो 400 किलोमीटर के है जो ऊंचाई पे क्या तो इसको किया जाएगा क्या तो ट्रैवल किया जाएगा। और इसमें गगन किस तरह से शरीर में बदलाव होते हैं, किस तरह से ये ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का सामना इफेक्ट पड़ता है तो उसको भी इसमें देखा जाएगा। सागरमाला परियोजना की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट किया गया था मार्च 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जो जहाज ये बंदरगाह हो गया, बंदरगाह का मरम्मत करना, साथ साथ नए नए बंदरगाह का निर्माण करना, उसको बंदरगाह को मेन रोड से कनेक्ट करना, रेलवे से कनेक्ट करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसको किसमें तो सागरमाला योजना में शामिल किया गया। वहीं भारतमाला योजना की बात करते हैं तो भारतमाला भी ये क्या है तो ये रोडवेज को मुख्य रूप से सड़क का निर्माण, सड़क का मरम्मत करना, सड़क का और भी क्या तो इसको बढ़ाना, तो इसका मुख्य रूप से भारतमाला परियोजना में सड़क के से संबंधित है। तो ये सब आपको फैक्ट को याद रखना है। चलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है तो इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करना है। इसमें जो पांडुलिपि पहले जो तार के पत्ते पे लिखे जाते थे और उसको उसमें क्या तो उसको कंजर्व करना, उसको संरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य है। और जानते हैं कि आर्टिकल 46 इंडिया का, आर्टिकल 49 इंडिया का कहता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या तो इसमें स्मारक हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई हेरिटेज की वस्तु हो गया, कोई स्मारक हो गया, उसको क्या करना है तो उसको कंजर्व करना इसका मुख्य है जो लक्ष्य रहा। कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या आर्टिकल 49 में दिया गया है, तो ये सब भी याद रखना है। और इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को क्या तो सूचीबद्ध कर, इस तरह से पांडुलिपि लिखा गया था। और अभी हाल ही में आपने देखा कि तमिलनाडु की सरकार जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उसके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है उसको अगर खोज देगा तो उसको $1 मिलियन यानी कि $10 लाख रुपए, $10 लाख क्या उसको इनाम में दिया जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा क्या ज्ञान भारतम। और ये बजट 2025-26 में बजट में पेश किया गया है, बजट 2025-26 में लाया गया है, ठीक है। तो सब मुख्य रूप से आज बजट को ही हम लोग चर्चा में रख रहे हैं। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत यह रखा गया, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष तक भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि क्या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास करना है। तो कब तक, ये 2033 तक भारत सरकार का यह लक्ष्य रखा गया है कि 2033 तक ये कर देना है। और इसमें लगभग 20,000 करोड़ है जो फंडिंग दी गई है, 20,000 करोड़ रुपए की है जो फंडिंग भी क्या दी गई है। तो 20,000 सॉरी इसमें कितना तो 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी गई है। इसके लिए तो 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास करने के लिए जो भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन को है जो आगे बढ़ाएगा। और भारत का सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, परमाणु ऊर्जा यानी ये क्लीन एनर्जी को डेवलप करना है जिसमें परमाणु ऊर्जा आता है। और उसमें क्या है तो जीवाश्म जो एनर्जी है, जीवाश्म ऊर्जा है, उसको कम करना है, यानी कि जीवाश्म से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को कम करना है। और भारत सरकार का लक्ष्य क्या है तो कार्बन न्यूट्रल होना है, कार्बन न्यूट्रल यानी कि जीरो नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो इमिशन इसका लक्ष्य है 2070 तक कंप्लीट करना है, 2070 तक नेट जीरो इमिशन कंट्री बन जाना है। तो ये सब आपको याद रखना है कि कब तक तो नेट जीरो इमिशन भारत सरकार का यह लक्ष्य है। और 2047 तक क्या करना है तो 100 गीगावाट, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को प्रोडक्शन कर देना है। क्या परमाणु ऊर्जा प्रोडक्शन कर देना है, एटॉमिक एनर्जी ये क्या है तो ये परमाणु ऊर्जा प्रोडक्शन कर देना है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं, परमाणु ऊर्जा नवकीय ऊर्जा का प्रोडक्शन कर देना है। कब तक 2033 तक। और 2047 तक कितना करना है 100 गीगावाट। और इसके लिए 2033 तक है जो क्या तो लगभग
22 गीगावाट के आसपास है जो पहुंचा देना है। कितना? 2033 तक 22 गीगावाट, और उसका 2047 तक 100 गीगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है। कितना? भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करने में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त करना है, यानी कि ऊर्जा सततता, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को आगे मेंटेन करना है। ठीक है, क्लीन एनर्जी को प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मखाना बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि मखाना बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य पर विचार करना और बताना है कि मखाना बोर्ड के लक्ष्य क्या हैं दिए गए ऑप्शन में। मखाना बोर्ड की जानते हैं कि अभी बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का है जो चर्चा किया गया। और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु स्वर्ण मखाना और काजू मखाना जैसी उपज वाली किस्मों की खेती को प्रोत्साहन देना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। तो ये मुख्य स्वर्ण मखाना नहीं है और न ही काजू मखाना है। ठीक है, तो काजू जानते हैं कि जैसे ही मखाना का मार्केट में बढ़ोतरी हुआ, काजू का दाम है जो उससे घट गया। ठीक है, और काजू से ये 2 गुना लगभग महंगा हो जाता है। प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा देना है, निर्यात का विस्तार करना है, उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तरी बिहार के तालाबों की साफ सफाई और अतिक्रमण मुक्त करना है। ये सब इसका कुछ मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य रूप से क्या? तो किसानों को किस तरह से प्रोडक्शन करना है, उसके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, साथ साथ उसमें क्या करना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की व्यवस्था करनी है। तो ये सब मुख्य केंद्र पे फोकस करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत और 4 गलत, तो यानी कि 2 और 3 क्या है? तो ऑप्शन बी सही सही हो जाएगा। और ये मखाना मुख्य रूप से इसको जीआई टैग भी दिया गया है। 2022 में जीआई टैग दिया गया है जो मिथिला के क्षेत्र में होता है, जैसे कि इसमें मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे मखाना की है जो प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और लगभग 85% से ऊपर क्या? तो बिहार है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? ये मखाना का प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये मखाना बोर्ड बनने से पहले ये बिहार की स्थिति ऐसी थी कि ये पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा राज्य क्या करते थे? तो ये मखाना का निर्यात करते हैं, जिस कारण से बिहार है जो अपना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए भी क्या है कि निर्यात सेंटर नहीं है। लेकिन अब इसमें मखाना बोर्ड बनने से क्या होगा? तो यहीं पे प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, जिस कारण से है जो कीमत भी कमेगी और साथ साथ ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद आपको रखना है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है चिकनी दोमट मिट्टी में, क्या? तो चिकनी दोमट मिट्टी आपको याद रखना, चिकनी दोमट मिट्टी। और इसको कम से कम क्या चाहिए? तो कम से कम ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। और मुख्य रूप से ये जल पुष्प फल इसे कहा जाता है, जल पुष्प फल भी कहा जाता है, जल पुष्प फल, यानी ये जल में होता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, यानी काला हीरा। क्या? तो ब्लैक डायमंड क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो ये ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो इसके जो ये उजला उजला पोर्शन है उसके ऊपर क्या पहले क्या होता है? ये काला काला होता है, जिस कारण से उसको हटा करके फिर ये उजला निकलता है, तो इसको पहले ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और ये पानी में एक फूल में खिलता है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं क्या? तो यहाँ देख सकते हैं कहीं छुड़ाया है तो ये काला काला थोड़ा थोड़ा रह भी गया है। ठीक है, और इसको फॉक्सनेट इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉक्सनेट इसे इंग्लिश में फॉक्सनट इसे बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये भी ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसका नाम है यूरेल फॉरेक्स, क्या? फेरॉक्स, यूरेल फेरॉक्स इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। तो ये सब कुछ चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में भी, जैसे कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर को इसमें मुख्य रूप से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में इसको चिन्हित भी किया गया। तो ओडीओपी में भी इसको शामिल किया गया, ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो मैंग्रोव क्या होता है? तो इसमें जंगल, ये दलदली भूमि या कह सकते हैं कि ये समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में आपने देखा कि जो सुंदरबन ये सब है जो प्रोडक्शन कहाँ है? तो इसका मैंग्रोव ट्री कहलाते हैं, जो कहाँ होते हैं? तो मुख्य रूप से ये समुद्र तटीय क्षेत्र के आसपास होते हैं। और ये लहरों से और तूफानों से है जो ये तटीय क्षेत्र को रक्षा भी प्रदान करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये पेड़नुमा आकार का होता है। और इसका ये जड़ होता है जो जमीन के ऊपर भी होता है और जड़ जमीन के नीचे भी होता है, यानी कि पानी है, जल के ऊपर भी जड़ इसका रहेगा और नीचे भी रहेगा, जिस कारण से नेमेटोफोर भी कहा जाता है। और
बात करते हैं गुनेरी, तो गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो यह है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात के कहाँ? कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। और ऐसा अंतर्देशीय यानी कि क्या? तो इनलैंड मैंग्रोव है जो पूरे विश्व में लगभग 8 जगहों पे है, और उसी में से एक ऐसा भारत में भी पाया गया जहां पे गुनेरी में है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, गुनेरी याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है, उसके तहत इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या? तो इसमें जो महिलाएं हैं उनके जो क्या, तो उनके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका क्या करना है? उनको इस तरह से प्रोटेक्शन देना है, साथ साथ उसके जीन्स को क्या करना है? उसको वहां पे क्या कंजर्व करना है, इसमें उसका मुख्य रूप से इसका मकसद दिया गया है। ठीक है, नवजात शिशु हो गया, उसके बारे में उसमें रिसर्च संबंधी है जो इसमें बात की जाएगी। और ये इसका नाम रखा गया है क्या? इसके तो देख सकते हो, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा, इस तरह से इसमें रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फरीदाबाद। अगला है कि 30 मई 2025 को गोवा राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा राज्य की बात करते हैं तो गोवा को 1510 में बीजापुर के आदिल शाह, बीजापुर के शासक था आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह शासक था, उससे है जो क्या? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने क्या किया? इसे जीत लिया, इसको हरा करके क्या? तो गोवा को कब्जा में ले लिया, गोवा को कब्जा में ले लिया, गोवा पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जा किया कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो एक पुर्तगाली क्या था? शासक था। कब किया? 1510 में किया। उसके बाद 1510 से लेकर के 1961 तक लगभग क्या? तो 450 वर्षों के आसपास है जो क्या? तो 450 वर्ष के आसपास है क्या? इस पे कॉलोनियल है जो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कह सकते हैं इस पे औपनिवेशिक शासन काल रहा, कॉलोनियल रूल इस पे स्टैब्लिश था, किसका? पुर्तगाल का। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये कब? तो ऑपरेशन विजय फिर लॉन्च किया गया, ऑपरेशन विजय। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर आजादी के बाद, ये भी किसके अंडर में था? तो आजादी के बाद भी पुर्तगाली के ही अंडर में तो कौन था? तो ये गोवा था। ऑपरेशन विजय चलाकर क्या किया? तो गोवा को मुक्त किया और इसमें है जो भारत में मिलाया। और ये कब? तो ये 1961 में मिला और एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को एक गोवा क्या बना? तो एक राज्य बन गया, और ये 25वां राज्य बन गया। क्या? तो 25 नंबर का ये राज्य बन गया। कौन? गोवा, 30 मई 1987 को। और वही फरवरी 1987 में इसके पहले क्या? तो 24वां राज्य कौन बनता है? तो अरुणाचल बनता है। क्या? अरुणाचल भी बन जाता है। पहले एक इंडियन टेरिटरी था। तो सब याद रखना है। कब? तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर कौन? 39वां अपना ये स्थापना दिवस मनाया है। कौन? ये गोवा ने मनाया है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में गोवा सबसे कम है। क्षेत्रफल में बात करते हैं तो सबसे कम इसका क्षेत्रफल है गोवा का। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो भारत में सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है, और सबसे ज्यादा किसका है? तो राजस्थान का है। सबसे ज्यादा राजस्थान का है, ये याद रखना है। और इसका जो भाषा है, गोवा का भाषा क्या है? तो कोंकणी भाषा है। कोंकणी है जो गोवा का मुख्य रूप से भाषा है, जो भारत के 8वीं अनुसूची में, 8th अनुसूची में इसको शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में। और जानते हैं कि 8th शेड्यूल में क्या रहता है? तो 8th शेड्यूल में भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें 22 भाषा इसमें शामिल किया गया है। चलिए, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट का यह है जो 17वां एडिशन था, 17th एडिशन था, और किसके बीच में किया गया? तो भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया। और कहाँ पे? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया। उलान बटार में यह किया गया, इसका आयोजन उलान बटार में किया गया। तो मलेशिया किसके बीच? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। वैसे ही प्रमुख है जो एक्सरसाइज है, इसको भी याद रखना है।
और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो आतंकवाद को खत्म करने का ये लक्ष्य दोनों है जो शामिल करता है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। वैसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज है, और इंद्र एक्सरसाइज किसके बीच, भारत और रूस के बीच में है इंद्र। और बात करते हैं तो संप्रति किसके बीच है, तो भारत और संप्रति तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। सूर्य किरण किसके बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है, तो सूर्य किरण हो गया। और बात करते हैं तो दस्तलिक क्या है, तो दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और अभी उज्बेकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में हुआ, कहाँ, उज्बेकिस्तान के बीच में पुणे में किया गया था, ठीक है, पुणे में इसका आयोजन किया गया। तो दस्तलिक एक्सरसाइज किसके बीच, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। मित्र शक्ति की बात करते हैं तो ये श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति किसके बीच, तो श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। और धर्म गार्जियन किसके बीच, तो भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये सब प्रमुख एक्सरसाइजेज हैं जो भारत और दूसरे देशों के बीच में आयोजित किए जाते हैं, किसके बीच, तो इसका लिस्ट इस तरह से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं, तो इसका नाम है विश्वनाथन कार्तिकेयन। और ये कहाँ के, हैदराबाद के रहने वाले हैं, और मात्र 16 वर्ष की उम्र में ऐसा 7 जो विश्व के प्रमुख जो ऊंचाइयां हैं, जो 7 समिट है उसको ये कंप्लीट कर लिए, 7 शिखर है उसको, 7 शिखर जो चैलेंज है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जैसे उसमें कह सकते हैं कि माउंट डेनाली हो गया, माउंट डेनाली कहाँ का है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का, कहाँ, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट डेनाली हो गया। वहीं पे ये क्या, यूरोप का क्या है, माउंट एल्ब्रस हो गया, क्या, माउंट एल्ब्रस, याद रखना है, माउंट एल्ब्रुस यूरोप का है, एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस क्या का है, तो ये याद रखना है, ये यूरोप का हो गया सबसे ऊंचा चोटी, इसको भी फतह किया है। माउंट एवरेस्ट भारत का है, माउंट एवरेस्ट नेपाल का है, माउंट एवरेस्ट भी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई पे ये चढ़े हुए, और इसी के साथ इन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल किया 7 है जो समिट को पूरा करके। और ये कहाँ लोकेशन है इसका, नेपाल में है। और माउंट किलीमंजारो कहाँ है, तो ये अफ्रीका का है, तंजानिया में, अफ्रीका का तंजानिया में हो गया। तो ये सब प्रमुख है। साथ ही साथ कोसियस्को कहाँ का, माउंट कोसियस्को ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको भी ये कवर कर लिया है। साथ ही साथ माउंट विंसन कहाँ का है, ये अंटार्कटिका का है, माउंट विंसन अंटार्कटिका हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और माउंट अकोंकागुआ, ठीक है, ये कहाँ का है, तो ये साउथ अमेरिका का है। तो सब आपको ध्यान रखना है, कौन से देशों का कौन सा जो कंटिनेंट है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है उसको इन्होंने फतह कर लिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका, माउंट एल्ब्रुस यूरोप, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया, माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट विंसन अंटार्कटिका, माउंट अकोंकागुआ ये कहाँ, ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ माउंट एवरेस्ट क्या हो गया, ये इधर सबसे ऊंचा पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो माउंट एवरेस्ट की है, उसको भी पता कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह कौन से राज्य में स्थित है, तो घाटमपुर अभी हाल ही में किया गया, और ये कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, और ये कहाँ, ये उत्तर प्रदेश है। उसी के साथ इन्होंने पनकी विद्युत परियोजना भी इन्होंने शुरू किया, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। पनकी भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ, तो खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन भी बनाया गया, खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन बनाया, ये भी कहाँ, सॉरी ये उत्तर प्रदेश में ये भी बनाया गया। तो इसी के साथ साथ उद्घाटन किया गया जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही किया गया, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना। ओबरा सी ताप विद्युत योजना भी किया गया, ओबरा सी
विद्युत ताप परियोजना भी शुरू किया गया। ये कहाँ पे किया गया? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ये सब भी याद रखते हुए चलना है आपको कि कौन से कहाँ पे है। ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जानते हैं कि क्रीमिया में, रशिया और क्रीमिया में युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे सैनिक उसमें घायल हुए थे, जिसको सहायता करने के लिए ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल आती है। और इसमें क्या, तो इस तरह से मॉडर्न आधुनिक रूप से क्या करता है, ये सेवा भी करती है, साथ साथ ये मॉडर्न नर्सिंग की स्थापना करती है, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशन करती है। कौन? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये कहाँ पे? लंदन में इस तरह से एक अस्पताल भी इसके लिए खोलती है लंदन में। कौन? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और क्रीमिया के युद्ध में सैनिकों की सेवा भी करती है, और रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में जो युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसमें जो प्राइस की बात करते हैं, इसमें कितने लोगों को दिया गया? तो 15 नर्सों को दिया गया। और इसमें जानते हैं कि कितना, तो इसमें 1 लाख रुपया है जो आपको इनाम के रूप में इसमें दिया जाता है। 1 लाख रुपया की राशि इसमें दी जाती है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ों को याद रखते हुए चलना है। तो चलिए, अभी तक कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एड्यूटेरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ और इसका वीडियो लिंक भी मौजूद रहेगा, तो वहाँ भी जाकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।